हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? और आपसे क्षमा चाहती हूँ लेट वीडियो डालने के लिए, ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने स्वर, व्यंजन और यहाँ पर हम लोग व्यंजन के ही कुछ भाग है उसको पढ़ रहे थे, ठीक है? जिसमें हम लोग व्यंजन वर्ड हो गया था और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण में वायु स्वर तंत्रियों के अलग-अलग हिस्से को स्पर्श करते हैं हुए मुख द्वार से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिसका उच्चारण हम अपने मुंह से करते हैं तो वायु स्वर जो तंत्रिकाएं होती है उनसे अलग-अलग हिस्सों को स्पर्श करते हुए मुख द्वार से बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आया समझ में? देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसे और यहाँ पर वर्ग में बाँटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त त वर्ग, प वर्ग। देखिए, क वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों। च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो क वर्ग में 5 और वर्ड है और च वर्ग में 5 वर्ड है। तो जो क वर्ग है, क वर्ग क वर्ग को हम लोग कंठ जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो भी क, ख, ग, घ, अ, जो भी वर्ड निकलेंगे वो कंठ के माध्यम से निकलेंगे। वैसे च वर्ग को हम लोग तालु या तालव्य ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़ इसको मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। ट वर्ग को दंत या दंत ट वर्ग को हम लोग कौन से व्यंजन हम ट वर्ग ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को दंत कहते हैं, प वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। जैसे ओठ के जब इसको उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठों से प, फ, ब, भ, म हमारे दोनों ओठ एक दूसरे के समीप आते हैं और स्पर्श करते हुए निकलते हैं। जैसे आप उच्चारण कीजिए प, आपके दोनों होठ एक दूसरे के समीप आ रहे हैं और एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तब हमारा मुख खुल रहा है और प ध्वनि निकल रही है। अंतस्थ व्यंजन किसी वर्णमाला की ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर तंतुओं के आंतरिक भागों की सहायता से एक मिनट रुकिए। अंतस्थ व्यंजन तो अब अच्छे से देखिए, अच्छे से दिखाई देगा, सेटअप ठीक कर लिया है। अंतस्थ व्यंजन किसी वर्णमाला की ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वर तंतुओं के आंतरिक भागों की सहायता से किया जाता है, जैसे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा का संचार होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य स मतलब तालव्य स, मूर्धा स, डांटी स और ह जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन-कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह। हम लोग ऊष्म व्यंजन को पढ़ लिया, उसके बाद हम संयुक्त व्यंजन को पढ़ेंगे। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन वर्णों के आपस में मिलने से हुआ है, ठीक है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण एक एक या एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से हुआ है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ मतलब छतरी वाला छ, इसमें क और स मिला हुआ है।
2 यहाँ पे व्यंजन मिले हुए हैं, व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं। यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। त्र में त और र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ, ज और य को मिलाकर यहाँ पे ज्ञ बना है। श्री, श्री जो है श्र, तालव्य स और र को मिलाकर बना हुआ है। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाता है कि छ किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है और वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है। द्विगुण व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके 2 गुण होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके 2 गुण होते हैं उसे द्विगुण कहते हैं। जैसे ड और ढ, स्पर्श व्यंजन डमरू और ढक्कन। ड़ और ढ, शब्द के मध्य अपना अंत में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। शब्द के मध्य अपना अंत में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कंठ, कंठ के माध्यम से कौन कौन से स्वर और व्यंजन निकलते हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। क, यहाँ पे ख छूट गया है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य मतलब जो तालु के माध्यम से जिसका हम उच्चारण करेंगे और वह तालु के माध्यम से उसका उच्चारण हो उसे हम तालव्य या तालु कहते हैं। ई छोटी है, बड़ी च, छ, ज, अ और ये य है, य और स, तालव्य स। मूर्धन जो मुख के माध्यम से मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। री, त, ठ, ड, ढ, अण और र और मूर्धा स। अब हम आते हैं दंत या दांत। जिस भी वर्ण या स्वर का हम उच्चारण करते हैं और वह हमारे दांतों से होकर उस वर्ण या स्वर का उच्चारण होता है उसे हम दंत या दांत कहते हैं। जैसे री, ली, ली है ली, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ, छोटाऊ, बड़ाऊ, प, फ, ब, भ और य। यहाँ पे दंतोष्ठ मतलब जो दांत और ओष्ठ मतलब दोनों के माध्यम से जिसका उच्चारण हो उसे दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे व। कंठोष्ठ, ओ, औ। कंठ तालव्य मतलब जो कंठ और तालु के माध्यम से जिसका उच्चारण हो उसे कंठ तालव्य कहते हैं। ए, अ और छोटी ई। नासकीय, जो नाक के माध्यम से बोला जाए उच्चारण जिसका नाक के माध्यम से किया जाता हो। जैसे ड़ा, अ, य, य, ड़, न, म। नाक प्लस मुख ये अनुनासिक होते हैं। ठीक है। व्यंजन के 5वां वर्ण अनुनासिक होते हैं। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण प्राण और वायु, प्राण या वायु। ध्वनियों के 2 होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से वायु निकलती है, जिसके उच्चारण में मुख से वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 मतलब पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर। इसको हम बताते हैं अभी। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, जिसका उच्चारण अधिक मतलब उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। और इसके प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस उसमें व्यंजन प्लस विसर्ग। देखिए जैसे क, ख, ग, घ, ङ। तो ये क्या है? ये अल्प अल्प प्राण को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अल्प प्राण कैसे है?
1 2 3 4 5 हो गया। और ये बोला गया अल्प प्राण में जिनका उच्चारण हम अपने मुख से करेंगे और जो वायु निकलेगी वो बहुत मतलब कम समय के निकलेगी, बहुत उसका उच्चारण करने में समय कम लगेगा, उसे हम लोग अप्राण कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगेगा उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे क पहला, ख ये ज़्यादा समय लगेगा महाप्राण है। ग तीसरा ये अप्राण है। घ घ ज़्यादा समय और अंग यहाँ पे है ये। अगला है कशत्वों के आधार पर अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद कंपन नहीं होता है, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन नहीं नाद या कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तालव्य मूर्धन्य ष और दंत्य स। जैसे क ख ग घ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस तालव्य स्वर मूर्धन्य ष और दंत स्वर। सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाद या कंपन नाद को ही हम लोग कंपन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस ह प्लस विसर्ग ह और विसर्ग और सभी स्वर और अनुस्वार। जैसे ज क्या है? ज पहले व्यंजन है, उसके बाद स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद तालव्य है, उसके बाद सघोष है और अल्प प्राण। य अंतस्थ है, तालव्य है, अल्प प्राण है और सघोष है। अर्ध स्वर जिसको अर्ध स्वर के कैटेगरी में रखा गया है वह है, एक बार देख लीजिए, अगर अच्छे से ना दिखाई दिया हो तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और किसी को नोट करना हो, देखिए यहाँ पर ये चीज आप किसी भी एक बुक को उठाएंगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अर्ध स्वर ये न तो व्यंजन में आते हैं और न ही स्वर में आते हैं, इसे अर्ध स्वर कहते हैं। य और व लुंठित, र को लुंठित कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि र को क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखा जाता है, व्यंजन स्वर किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो यहाँ वहां पर ऑप्शन होता है लुंठित, तो र को हम लोग लुंठित कहते हैं। पार्श्विक ल, पार्श्विक को ल को पार्श्विक कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर्गों का विभाजन किया जा रहा है। देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। लघु, ह्रस्व और मूल ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ई मतलब छोटी, चटाऊ और री। दीर्घ स्वर ये लघु इसको लघु कहेंगे, ह्रस्व मूल कहेंगे। जो जिसमें कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आ बड़ी छोटा बड़ाऊ, ए आए ओ और औ। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम जिनके उच्चारण में जो दो मात्रा से अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन, क्या हम लोग पढ़ेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जीव के किस किस भाग से स्वरों का उच्चारण होता है। देखिए अग्र स्वर जीव के अगले भाग की सहायता से हम इनका उच्चारण करते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, ए आए और रे। मध्य जीव के मध्य भाग से मध्य स्वर जीव के मध्य भाग की सहायता से इनका उच्चारण करा जाता है, वो है अ। पश्च स्वर जीव के पिछले हिस्से की सहायता से, मतलब जीव के जो पिछला हिस्सा है उसकी सहायता से यहाँ पर इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ और औ। इसके बाद जीव हो गया मुख द्वार खुलने के आधार पर। जब हम किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुलता है, बिना मुख खोले तो हम किसी का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो हम मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन करेंगे।
और यहाँ पर आप नोट करते जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए यूपी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, मतलब हर एग्जाम के लिए जहाँ पर हिंदी व्याकरण आता है वहां पर आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा। समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है खुला हुआ होता है कोई चीज, और वह बहुत कम खुला होता है। जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है और बहुत कम खुला रहता है, ठीक है। ई मतलब छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और ई। विवृंत, मुंह लगभग पूरा खुलता है। आप उच्चारण करके देखिए, ठीक है। विवृंत मतलब मुंह लगभग पूरा खुला होता है, और आप उच्चारण कीजिए आ में हमारा पूरा मुख खुला होता है। और समृद्ध, समृद्ध से अधिक लगभग आधा मुख खुला रहता है। समृद्ध के मुख बंद होता है मगर थोड़ा सा खुला रहता है, और असमृद्ध में समृद्ध से अधिक लगभग आधा मुख खुला रहता है, जैसे ए ओ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। और विविध, इसमें मुख आधा से अधिक खुला रहता है। और ऐ ओ, ओष्ठ के, ओष्ठ के आकृति के अनुसार, हमारे होठों के आकृति के अनुसार हम यहाँ पर स्वरों का उच्चारण करेंगे। वर्तुल या वृत्ताकार, जिसके उच्चारण के समय ओष्ठ गोल आकृति का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी किसी अगर हम किसी स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो जो हमारा मुख, जो ओठ का आकृति है, आकार है, वह गोल हो जाए तो उसे हम वृत्ताकार या वर्तुल कहते हैं। जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ गोल आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। अवर्तुल या अवृत्ताकार, जिनके उच्चारण के दौरान गोल आकृति नहीं बनती। अवर्तुल या अवृत्ताकार में जिनके उच्चारण के दौरान गोल आकृति जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो होठ है उसका उच्चारण करते समय ओठ का आकृति गोल नहीं बनती, उसे अवर्तुल या अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी ई, ए और आय। री अर्ध वृत्ताकार है, री को अर्ध वृत्ताकार कहते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग का अभ्यास प्रश्न भी है, ठीक है। और आपका यहाँ से वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, सब आपको यहाँ पर कवर होगा। आप किसी भी एग्जाम पे जाइए और इसको बिल्कुल मतलब अच्छे तरह से पढ़ कर जाइए, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न भी लिया है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे सेशन को रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। और इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक संधि, ठीक है। तो हम लोग संधि को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए हमारे नोट्स देख लीजिए, देखिए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।